हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच इज़ सिंपली एज द पीरियोडिक टेबल। टेंथ और नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ का चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट हो जाती है। इलेवंथ क्लास का अपना थर्ड चैप्टर है और टेंथ का अपना लास्ट चैप्टर है, फिफ्थ। ठीक है, तो इसी को आज अपन देखेंगे पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी हमें? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी, जितने भी एलिमेंट, नोन एलिमेंट है, उनको सब जगह एक जगह समराइज किया गया ताकि उनको ये देखा जा सके इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है या डिसिमिलर है, या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग या एनी रिएक्शंस। ठीक है, एक जगह रख के उनको चेक किया गया ताकि उनको पता रहे कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे पीरियोडिक टेबल को लोगों ने टाइम टू टाइम क्या किया, क्लासीफाई किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल विद टाइम टू टाइम, ठीक है, किसने किया था? सबसे पहले अपने आए थे लेवोजियर। लेवोजियर, ठीक है, लेवुजियर्स की पीरियोडिक टेबल आई थी। लेवुजियर लॉ बोल सकते हैं इसको। फिर इसके बाद आए थे प्राउस्ट। हाइपोथेसिस दिया, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था उसने, हाइपोथेसिस दी थी, पीरियोडिक टेबल भी नहीं दिया था इसने। ठीक है, इसको भी अपन बोल नहीं सकते पीरियोडिक टेबल, इन्होंने तो क्लासिफिकेशन दिए थे। पीरियोडिक टेबल तो बाद में बनी थी। क्या बोलेंगे? लेवुजियर क्लासिफिकेशन, लेवुजियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्राउस्ट ने भी एक अपनी हाइपोथेसिस दी थी कि हाँ हम ऐसे कुछ अरेंज कर सकते हैं कुछ एलिमेंट्स को, जो नॉन एलिमेंट थे उस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम नॉन एलिमेंट्स को 35 के आसपास थे जब इन्होंने ये अपनी हाइपोथेसिस दी थी। फिर इसके बाद आते हैं अपने डोवेनियर। डोवेनियर, डोवेनियर्स, ठीक है, डोवेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड, लॉ ऑफ ट्राइड। फिर इसके बाद अपने आए थे न्यूलैंड्स ने अपना एक लॉ दिया था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। फिर न्यूलैंड के बाद अपने आए थे मैंडलीफ ने अपने इसके बाद दिया था। डायरेक्ट अपन मैंडलीफ ही जम करेंगे, उसके बीच में बहुत सारे आए थे। किसी ने हेलिक्स के रूप में दिया था। ठीक है, तो मैंडलीफ, मैंडलीफ की पीरियड टेबल, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये टाइम टू टाइम किस किस ने कैसे कैसे क्लासिफाई किए थे एलिमेंट को, उनको कैसे अरेंज किया था, ये चीज़ अपन आज देख रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़े थे। ठीक है, फिर इनके बाद आए थे अपने मोल्स, मोस्ले। लोथर में आए थे, लोथर मियर्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर इसके बाद में मॉडर्न पीरियड टेबल आई थी, मोजले। ठीक है, उन्होंने दिया था मॉडर्न पीरियड टेबल। इसके बीच अपन पढ़ते हैं, मोजले का भी पढ़ते हैं, मोजले का भी देख लेते हैं उन्होंने फिर कैसे क्या आधार दिया। मोजलेस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्राउस्ट से, प्राउस्ट लेवुजियर से। लेवुजियर फर्स्ट कौन थे अपने? लेवुजियर, लेवुजियर्स क्लासिफिकेशन। लेवोजियन ने सिंपली अपना इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज उसने देखी थी। तो इसने सिंपली ये बताया था कुछ एलिमेंट्स मेटलिक होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटलिक कैरेक्टर दिखाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट मेटल के रूप में देखे जा सकते हैं, कुछ को नॉन मेटल के रूप में। तो ही क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटल। सर मेटल नॉन मेटल क्या होता है? मेटल, metal those elements
which lose electron from their outermost shell. अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के पास कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन? अब बोलोगे सर 12, कितने? 12। अगर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो प्रोटॉन कितने थे इनिशियल में? 12, कितने? 12। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे अगर इसने लूज कर दिया? तो 10। और प्रोटॉन कितने हैं? न्यूक्लियस में रहता है 12 नहीं है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? 2, क्योंकि डोमिनेट कर रहा है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो मेटल वो है, ठीक है। ऐसे अपन और भी देख सकते हैं, मेटल्स में और भी आ सकते हैं, सोडियम आ सकता है, ठीक है, सोडियम पे भी पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा, रीजन भी वही है, डोमिनेट कौन करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप बोलो सर 11। न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल स्पीसीज में हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अपने? 10, एक लूज किया ना, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट इज प्रोटॉन विच है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सर नॉन मेटल क्या होते हैं? ये चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, ये लेवोजियर ने बिल्कुल नहीं बताया, लेवोजियर ने बिल्कुल कहा क्योंकि लेवोजियर के टाइम में ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी का भी डिस्कवरी नहीं पता, ठीक है, तो ये चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, बस उसने तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी नॉन मेटल। सर नॉन मेटल क्या होते हैं? तो नॉन मेटल की अगर केमिकली अपन प्रॉपर्टीज देखे तो वो ये होती हैं, दोज एलिमेंट्स which gain electrons to their outermost shell, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल देखो, अगर मैं फ्लोरीन लूँ, कितना फ्लोरीन, अगर मैं फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनाएगा फ्लोरीन, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव को, तो यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने थे फ्लोरीन पे? तो आप बोलोगे 9। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 9। तो अभी कितने हो गए? एक गेन किया तो कितने हो गए इसके पास? 10। प्रोटॉन कितने हो गए इसके पास? 9। तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव। डोमिनेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये कैसा दिखेगा? कुछ नेगेटिव। अगर इसी नेगेटिव को मैं एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं तो कुछ कैसा दिखेगा? ऐसा, वो 2 नेगेटिव। अब मैं इसको क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ? बिल्कुल, मैं क्या कर दूं, LHS और HS दोनों को जोड़ देता हूँ, O प्लस O नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुछ कैसा दिखेगा? ये O नेगेटिव प्लस O 2 नेगेटिव। आपको देखो LHS और RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को वो एक चीज़ आपको कॉमन दे रही है, O नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या अपना? O 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, ठीक है। ऐसा कुछ अपन को इक्वेशन मिलेगा। तो इसको भी हम वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्वारा ही बता सकते हैं। जैसे इसमें इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8। प्रोटॉन 8। After the receiving or gaining the 2 electron, it will become 10 electron species and proton 8 electron, which means 2 more electrons are dominating. That's why oxygen have 2 negative charge. So these are the simple classification by the Lavoisier, which are the metal and non-metal. फिर इसके बाद आए थे अपने Proust. सेकेंड कौन? Proust. Proust सिंपली एक हाइपोथेसिस दिए थे, उसके बेसिस पे उन्होंने बोला था। अच्छा, ब्राउज तो ठीक है, तो इसकी जो मेटल और नॉन मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक थी ना, ये वाली चीज जो लेवोजियर की जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, ये अपना रिजेक्ट कैसे हुआ था? रिजेक्ट हुआ था ये मेटलॉइड पे। किस पे हो गया था? मेटलॉइड की जब डिस्कवरी हो गई थी तब इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बता पाया था कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, विच मीन्स कुछ एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटलिक दोनों एक साथ भी शो कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। ठीक, अब हाइपोथेसिस, इसमें प्राउस्ट की हाइपोथेसिस ये थी कि जितने भी एलिमेंट है, नोन एलिमेंट्स इसके टाइम पर, ऑल नोन एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन।
ऑल नोन एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे हाइड्रोजन एटम, तो इसने सिंपल ये था, हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी भी एलिमेंट के मास की बात करी तो उसमें हाइड्रोजन एटम के उतने ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को उस मॉलिक्यूल को मिल जाएगा। तो इससे सिंपल इस दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं सब हाइड्रोजन से मिलकर बने। तो यही इसका हाइपोथेसिस और यही इसका रिजेक्टेड वाला रीजन बन गया था। तो इसने सिंपल ये बोला था कि किसी भी एलिमेंट का अगर तुमको मास निकालना है, एलिमेंट मास, तो आपको सिंपली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है सोडियम के लिए, किसके लिए, सोडियम के लिए, सोडियम का मेरे को पता, आज भी पता है मेरे को 23, तो उसने क्या बोला था, सोडियम मास, सोडियम एटॉमिक, तो इसने बोला कि 23 आप हाइड्रोजन ले लो और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 23 आ गया। ठीक है ना, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 23 आ गया। बट ये चीज इसने बोली तो बहुत सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, पर एक गलत कहाँ पे होगी, गलत होगी अपने क्लोरीन पे। किस पे, क्लोरीन पे। बहुत सही तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर डिविजिबल है, अगर कोई चीज़ किसी से मिलकर बनी है तो वो चीज़ डिफरेंट नहीं हो सकती, वो चीज़ उस चीज़ से मिलकर बनी है ना, वो वही चीज़ होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे बोला, जैसे आइस है, आइस किससे मिलकर बनी है, H2O से, तो आप क्या बोलोगे कि आइस का कोई अलग चीज़ है, नहीं, वो मिलके किससे बनी है, H2O से, तो वो कोई अलग चीज़ नहीं होगी, उसका स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल होगा या पार्टिकल होगा वही उसका मेड अप ऑफ पार्टिकल होगा। समझ में आएगा नहीं, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का मास होता है अपना 35.5 नो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रिजेक्टेड रीजन क्या था, डीमेरिट, या डीमेरिट बोल सकते हैं, डीमेरिट, ठीक है। क्लोरीन पे जाके ये इसकी हाइपोथेसिस फेल्ड हो गई थी, क्योंकि अगर तुम क्लोरीन का मास निकालोगे, क्या निकालोगे, क्लोरीन का मास, क्लोरीन मास, तो आप 35 हाइड्रोजन एटम ले सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करके आप 35 निकाल सकते हो, बट प्लस 0.5 कहाँ से आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, और विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल बाय द लॉ ऑफ डाल्टन, डाल्टन ने उस टाइम लॉ दे दिया था, विच इज indestructible, which is indestructible, ठीक है। ये किसने बोला था, ये वाला लॉ किसने दिया था, ये दिया था अपना डाल्ट, किसने दिया था, ये यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये 0.5 कैसे आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या मैं हाफ थोड़ा ब्रेक कर सकता हूँ, हाइड्रोजन एटम को क्या मैं हाफ ब्रेक कर सकता हूँ क्या, ऐसे ऐसे, अरे हाइड्रोजन एटम को आधा ब्रेक कर देते इसका मास है 0.5, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो गया था। फिर इसके बाद आया था अपना डोबिनियर, डोबिनियर ने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखी थी, ये सब अपने एटॉमिक मास के बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है। फिर आया था अपना डोबिनियर, डोबिनियर्स ट्राइड, या लॉ ऑफ ट्राइड या ट्राइड, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट have same mass to have, या ऐसे बोल सकते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मीन फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट मास मीन is equals to second एलिमेंट, ये कई हद तक इसने थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखाई थी, किसके बेसिस पे, क्या बेस क्या था इसका, इस थ्योरी का बेस क्या था, बेस ऑफ थ्योरी, इस थ्योरी का बेस था एटम, क्या था, एटॉमिक, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसने क्या बोला था, ट्राइड, तो ट्राइड अपन 3 देख लेते हैं, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम का मास आज उनको पता है 7 होता है, सोडियम का मास होता है 39। अब इसका जब अपन मीन निकालेंगे 39 प्लस 7 अपॉन 2, तो आना चाहिए 23, और बिल्कुल 23 आता था जी, बिल्कुल इसके लिए सही था, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो ट्राइड अपने ये था। दूसरा इसने बोला था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का मास अपन आज लेते हैं 35.5, तो 35 ले लेते हैं। इसका होता है 127। अगर इसको मैं सम करूँ तो कितना आना चाहिए, 127 प्लस 35 अपॉन 2। तो 35 प्लस 127 कितना हो जाएगा, 2, 3 और 5 6 अपॉन 2। अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ रहा है, 80। इसका 80 बना आ रहा है, बट 80 रहता है इसका मास, कितना रहता है 80। तो विच इज ये भी इसको भी क्लासीफाई कर पा रहा था, ठीक है। बट ये कुछ जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ एक थर्ड ट्राइड भी ले लेता हूँ, जैसे सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। सल्फर का 32 रहता है, टेलुरियम का 127 रहता है। इनको जोड़ेंगे तो अपना कितना आएगा, 127, 9, 3 और 5 और अपॉन 2। इसका भी 80 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 80, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80, विच इज रियल लाइफ में भी इतना भी है, इसका रियलिटी में इतना ही है, ठीक है। तो ये इनके आने लगे थे, ठीक है। फेल कहाँ हुआ था, फेल्ड कहाँ हुआ था, फेल्ड, फेल्ड कहाँ हुआ था, या डीमेरिट। इस थ्योरी का डीमेरिट क्या था, ये डीमेरिट सभी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, सभी ट्राइड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अलावा और भी तो ट्राइड बन सकते हैं। अगर मैंने बोला हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, आप बोलोगे सर इनका बराबर आना चाहिए, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका होता है 23। अब इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 24/2, विच इज 12 आना चाहिए था। 12 तो बिल्कुल नहीं आ रहा, लिथियम का 7 होता है। ऐसे कुछ ट्राइड थे जो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। अगर इसमें एक और ट्राइड ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया फ्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन का मेरे को पता है 80 होता है, क्लोरीन का 35 होता है, इसका होता है 90, ठीक है। अगर 90 में इसको मैं जोड़ूंगा तो आप देखो 100 के आसपास आ रहा है, मतलब ये 50 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 50 एज पर डोवेनियर। डोव के द्वारा कितना बोला गया था, 80 प्लस 90 अपॉन 2, विच इज अप्रोक्सीमेटली कम्स 50। 50 तो आ नहीं रहा, एक्चुअल में कितना होता है 35.5। तो यहाँ पे ये फेल्ड हो गया था, ठीक है। तो ये फेल्ड पोजीशन थी, ठीक है। पर इसका मेन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये आपको ट्राइड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक ट्राइड और रहता है, इसमें एक ट्राइड और रहता है। अगर मैं इसके ट्राइड की बात करूँ तो 4th पार्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ इसका ट्राइड। एक है आयरन, कोबाल्ट और निकेल। इन सभी का एक जैसा रहता है, इसका 55 रहता है, इसका 58 रहता है, इसका 59 रहता है, क्या मास, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रहा है, तो वो भी उसके बराबर आता है। चलिए अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं, 4th नेक्स्ट लॉ। अब तो नेक्स्ट लॉ क्या है अपना, न्यूलैंड्स का लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव इसने कुछ जितना हद तक हो सके, इसका बेसिक तो इन सभी का भी बेसिक क्या चल रहा है, एटॉमिक मास ही चल रहा है। मेनली तक सब एटॉमिक मास चलते हैं, जब मोजले आ गया था तब वो चेंज हो गया था, ठीक है। इसने ऑक्टेव लूप क्या दिया था, इसने दिया था फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलैरिटी। किस टर्म में बोल सकते हैं सिमिलैरिटी, अपन फिजिकल, फिजिकल एंड सर फिजिकल क्या हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं दोनों के दोनों, या लिक्विड लिक्विड हो सकते हैं, या उनकी अपीयरेंस सेम हो सकती है, या वो उनका शेप और साइज सेम हो सकता है, ठीक है ना। लस्ट्रस हो सकते हैं, सोनोरस हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थी, मेलेबल, डक्टिलिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल क्या होती है सर, उनकी रिएक्शन कैसे हो रही है, उनके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या किसी के साथ रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अपन ने एक देखा था म्यूजिकल टोन। इसमें क्या हमने म्यूजिकल टोन यूज किया था, म्यूजिकल म्यूजिकल टोन। तो वो होता है अपना जो इंडियन में अपन म्यूजिकल टोन यूज करते हैं सिंगिंग में।
सा रे गा मा पा दा नी और सा। सारे गामा पादा नी सा, दोबारा से लौट के आ गया सा। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला था, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैव सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी, सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं, फॉर एग्जांपल क्या जो इसने दिया था वो ये बोल देखें, लिथियम से स्टार्ट किया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और जैसे ही आगे बढ़ा इसने बोला अब जो भी एलिमेंट आएगा, अच्छा इस टाइम पर इनर्ट गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी तो फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं आएगा। ठीक है, फ्लोरीन के बाद आएगा सोडियम। अब देखो सा आ रहा है, तो ये बताओ ये कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो एज पर न्यूलैंड्स उसने क्या बोला था, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट सब काइंड ऑफ सिमिलरिटी। तो सोडियम यहां ना आके यहाँ पे रखा जाएगा, इसके साथ कुछ सिमिलरिटी दिखा रहा है। ठीक है, सोडियम, फिर आएगा अपना मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ से तुम्हें कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा। ठीक है, क्लोरीन। आर्गन आया नहीं था, कोई डिस्कवर नहीं हुआ था, इनर्ट गैसेज थे। ठीक है, फिर आर्गन के बाद अपना पोटेशियम, फिर ठीक। अब आप देख सकते हो आज के पीरियड टेबल में आप यही इसमें ट्रेंड देख पाओगे, इसी ग्रुप में वो इसी पीरियड्स में रखे रहते हैं। ठीक है, तो इसका ये कुछ जहाँ तक था ये थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखा पाया था कुछ एलिमेंट के बीच में। ठीक है, पीरियड टेबल में तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम आज भी इसके आपको एलिमेंट दिखते हैं पीरियड टेबल में। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये भी दिखते हैं, ये सभी आपको दिखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, सल्फर के साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के साथ कार्बन, सिलिकॉन के साथ बोरॉन, एलिमेंट के साथ ये आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ थे। अब यही इसका डीमेरिट बन गया था, क्यों, क्योंकि इसने किसी भी एलिमेंट के लिए जो अनडिस्कवर्ड थे, नो पोजीशन, नो पोजीशन, इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी। नो पोजीशन लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड, ये आप देख सकते हो कैल्शियम तक की वैल्यू था। दिस लॉ इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम। ठीक है, ये कुछ डिमेरिट्स है इसके जो इसने ऑक्टेव रूप में बनाए तो देख, पर इसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं थी, इसके एडवांटेज जो आज भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये डिमेरिट होती है। फिर इसके बाद आए थे अपने लोथर मेयर, लोथर, इनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, जो पीरियड टेबल दिया, ही सजेस्टेड, इसका पहले वो देख लेंगे इसमें बोला गया था, ही सजेस्टेड दैट द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। इसने एक चार्ट बनाया था या अपन बोल सकते हैं ग्राफ बनाया था, किस किस के बीच में, एटॉमिक मास के बीच में और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। मतलब इसने डेंसिटी के आधार पे किया था, किसके आधार पे, ही मतलब डेंसिटी के आधार पे इसने क्लासिफिकेशन किया था, कर्व बनाया था। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आज भी उसको माना जाता है, लोथर मेयर को आज भी उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको लोग पढ़ते भी हैं आज भी। बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था तो समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए लोगों ने उसको मतलब उस तरीके से फेल कर दिया, आज भी फेल नहीं है। ठीक है, ही सेड द एलिमेंट आर क्लासिफाइड ऑन देयर डेंसिटी, on their density basic density। ठीक है, लाइक इसने कुछ कर्व दिए थे, तो ये कर्व में अपन दो तीन पॉइंट देखेंगे। कर्व देख लेते पहले। ठीक है, इसने किस किस के बीच बनाया, डेंसिटी, इसने क्या लिया था, एटॉमिक मास अपॉन वॉल्यूम, एटॉमिक लेवल पे जो वॉल्यूम दिया था।
ठीक है, इसके पीछे हमने कुछ ग्राफ बनाया था। ठीक है, चलो ठीक है, अपन ग्राफ देख ही लेते हैं। चलिए, इन्होंने ये पे कुछ कर दिया था लूथर मेयर ने, डेंसिटी और एटॉमिक मास के बीच में बना के, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, वही एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसके बीच में इन्होंने बनाया था। तो इसका मेन बेसिस क्या था? बेसिस क्या है, आपको ये चीज़ पूरा कर्व याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको मेन मेन पॉइंट याद रखना है इसके। ठीक, चलिए हम बात करते हैं। तो इसमें अगर दो चीज़ें, आप दो तीन चीज़ ऑब्जर्व करोगे, अगर ये कर्व है कुछ ऐसा कुछ का है, ठीक है, तो आप इन पॉइंट पे देखोगे तो आपको हमेशा इन्होंने जो रखे थे, जो लोथर मेयर ने रखे थे, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था इसमें कि यहाँ पर जो ऊपर रहेंगे क्रेस्ट पर, किसे रहेंगे, क्रेस्ट पर, तो उसको इन्होंने बोला था ये रहेंगे अल्कली मेटल्स। क्या रहेंगे? अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये वाले। ठीक है, फिर जैसे ही आप डिसेंडिंग पोजीशन पे आओगे, अगर यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट दिख रहा है तो इसको इन्होंने बोला अल्कली अर्थ मेटल से रखा था। किसके से? अल्कली, सॉरी, अल्कलाइन अर्थ। सर उसने किस बेसिस पर रखा था? तो भैया वो तो उसका बेसिक है एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी कुल मिला के एटॉमिक डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इसने सबसे टॉप मोस्ट डिसेंडिंग में सबसे लास्ट जो पोजीशन थी उस पर उसने रखा था ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? ट्रांजिशन। सर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? तो जो डी ब्लॉक आपको दिखता है वही होता है। ठीक है, जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ने लगा असेंडिंग की तरफ, तो इसको दो चीज़ें देखने लगी। ये चीज़ बाद में ऐड की गई थी, पर यहाँ पे इसने किसको रखा था? जैसे हेलोजन फैमिली। कौन सी है? हेलोजन फैमिली। सर हेलोजन फैमिली कौन सी होती है सर? हेलोजन फैमिली वो होती है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन फैमिली। ठीक है, ये अपना क्या है? ये है अपने सॉरी इनर्ट गैसेस। क्या है ये अपने? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप, जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने की थी जो इसमें कर्व में दिखी, आप देख भी सकते हो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? सीजियम है। ये क्या है? ये है सीजियम। ये गलती से कैल्शियम आ गया, सीजियम। ठीक है, ये चीज़ें सब क्या है? अल्कली मेटल्स है। अल्काइन अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्या है? अल्कलाइन अर्थ मतलब सेकंड ग्रुप कुल मिला के। ये फर्स्ट ग्रुप हो सकता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप। ये क्या होता है अपना? सेकंड ग्रुप। ठीक है, चलिए, ये उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। देखो जैसे आप किस कर्व के जैसे आप नीचे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है बेरियम, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। ठीक है, जैसे ही आप लास्ट में आओगे ये आप क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे आ सकते हैं आपके टाइटेनियम आ सकता है। ठीक है ना, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं कर्व के जस्ट मेटलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट, हाँ, या मेटलॉइड भी हो सकते हैं, मेटलॉइड, मेटलॉइड।
ये कर्व किसी ऐसे नहीं बना दिया उसने मजाक मजाक में, ये कर्व उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बेसिस बनाया। जब उन्होंने उसको मेजर किया तो उसकी डेंसिटी निकाली, तो कर्व में नीचे आ रहे तो उनको मेटलॉइडल बोल दिया या ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया, ठीक है। जैसे ऊपर गए तो जब आप फ्लोरीन मिल रहा है आपको ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो फ्लोरीन मिल रहा है, जैसे ही इसमें भी ऊपर जा रहे हो तो इसमें क्लोरीन मिल रहा है, आप इसमें जा रहे हो तो आपको आयोडीन मिलेगा। क्या मिल रहा है? आयोडीन। जैसे आप इसमें ऊपर जा रहे हो तो आपको आयोडीन मिलेगा, इसमें आप ऊपर जा रहे हो तो आपको ब्रोमीन मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट हो गए जो किसने बोले थे अपने, लूथर ने, ठीक है। लूथर ने इस बेसिस पे दिया था। चलिए चलिए, अब लूथर मेयर के बाद आए थे अपने मेंडलीफ। मेंडलीफ कौन से आए थे? अब इसके बाद क्लासिफिकेशन किसने की थी? इन्होंने बहुत मेहनत की थी, इन्होंने इस पर ऑलमोस्ट इन्होंने सही दिया था, बस थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो हो गया था इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो इनका जो पूरा पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास के नंबर पे, ठीक है। मेंडलीफ, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इन्होंने सिंपली बहुत सारी चीजें बोली, इनके मेरिट बहुत अच्छे थे पर डिमेरिट भी हैं इनके, ठीक है। इन्होंने बोला द elements are periodic function, पीरियोडिक फंक्शन मतलब लौट के हम, ठीक है। पीरियोडिक मतलब क्या है? साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। फंक्शन का मतलब किसी पे डिपेंडेंट होना, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, मास, ठीक है। ये किसने बोला था? मेंडलीव ने। और यही इनका डिमेरिट बन गया था। कैसे? चलिए इसका अपन देखते हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ये थी। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी थोड़ी सी वो मॉडरेट भी कर दिए, चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। इसने क्लासिफाई कैसे किया था? इसने पहले तो क्लासिफिकेशन देख लेते, इसके जो जो मेन पॉइंट थे वो क्या थे। ही क्लासिफाइड नोन एलिमेंट, इसके टाइम पे कितने हो गए थे? नोन एलिमेंट्स। मेंडलीव के टाइम पे नोन एलिमेंट्स कितने थे? ये थे अपने टोटल 65। कितने आ गए थे? 65 इसके टाइम पर, ठीक है। चलिए, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन 8 ग्रुप्स and 7 periods, ठीक है ना, which divided into further 10 सीरीज। सब 10 सीरीज, इसका मतलब क्या है? तो देखो, आप जो मेरे को पीरियड टेबल यहाँ पे आपको दिख रही है, अगर आप इस पीरियड टेबल को देख पाओगे तो इसमें आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से। चलिए अब इस पीरियड टेबल में आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट रोमन लेटर लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ। तो इसमें मैं मेरिट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसने हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा था सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। फिर उसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के साथ इसने कॉपर भी रख दिया था, फिर रूबिडियम के साथ इसने सिल्वर भी रखा था, और सीरियम के साथ इसने गोल्ड रख दिया था, ठीक है। ये चीज़ें कुछ एलिमेंट रखे थे, ठीक है। बट इनको भी दो जगह से डिवाइड किया था, इसको इस एक पार्ट को ए और बी पार्ट में डिवाइड किया था।
मतलब एक ग्रुप को इसने दो ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी में। किसमें? ए एंड बी में। आपको देखो जो के दिख रहा है ये आएगा ए पार्ट में, और बी है वो आएगा कॉपर के साथ, ठीक है, ये वाले कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं, नोन टू एंशियंट, मतलब बहुत पुराने टाइम से पता था लोगों को, जैसे कॉपर है ये बहुत पुराने टाइम से, सिल्वर है, गोल्ड है ये पता था, मरकरी भी पता था बहुत सारे लोगों को पुराने ज़माने से, ठीक है, लेड है ये भी पता था, टिन है ये भी पता था, सल्फर पता था, आयरन पता था, ये सब चीज़ें जो आपको दिख रहे हैं, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है, ये तो चलो अलग अलग चीज़ें हो गई। चलो अब इनको इन क्लासिफाई की तो दो सब ग्रुप में, ठीक है, और जो आपको दिख रहे हैं ये इनको किस में किया था? सेवन, सेवन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा सर इसने ये बनाया कैसे पीरियोडिक टेबल? तो इसको दो बेसिस पे बनाया था, इसने रिएक्शन करवाई थी हाइड्राइड के साथ, और बेसिस ऑफ लॉ। तो इसने लॉ किसके बेसिस पे दिया? ये दिया था इसने ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। सर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड किस बेसिस पे? देखिए अगर मैं सोडियम लूँ और इसको हाइड्रोजन के साथ ले आऊँ तो ये बनाएगा NaH, तो ये हो गया सोडियम का हाइड्राइड। अगर मैं इसका ऑक्साइड बनाऊँ Na, तो Na2O आएगा, क्योंकि क्रिस क्रॉस जब करेंगे तो क्या आता है, सोडियम पर रहता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर रहता है 2 नेगेटिव चार्ज, क्रिस क्रॉस से ये इधर आएगा ये इधर जाएगा। ये तो आज के ज़माने में, उस साइड उसने जो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाए थे वो इसी बेसिस बनाए थे। तो इस पर आएगा 1, इस पर आएगा 2, टी रेशियो 1, 2:1 के देखा सोडियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक, तो Na2O। ये इसने सभी के लिए किया था। बट इसका सबसे बहुत बढ़िया जो पार्ट था ना, जो इसने सबसे अच्छी चीज छोड़ी, जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये थी कि इसने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए स्पेस वैकेंट छोड़ा था। स्पेस वैकेंट इसने छोड़ दिया था, ठीक है। सबसे बढ़िया पार्ट क्या था? ही गिव्स, ही लेफ्ट सम स्पेस फॉर अननोन एलिमेंट्स, अननोन एलिमेंट्स। बट एक चीज थी, इसको अननोन एलिमेंट्स के लिए स्पेस तो वैकेंट छोड़ा था, जो खाली छोड़ दिया था, बट उसको इसको ऑलरेडी पता चल गया था कि उनकी डेंसिटी कितनी है, मास कितना है, ये चीज उनको पता चल गया था, तो उन्होंने उनके नाम भी रखे थे। इक्का बोरॉन, अच्छा ये संस्कृत से बहुत प्रभावित थे तो इन्होंने एक का नाम वहीं से लिया है, एक, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, ये इन्होंने दिया था, ये मैंडलीव के द्वारा दी गई थी। कोई एक और दिया था एक का सिलिकॉन। सर ये कौन से एलिमेंट है? ये मैंडलीव ने नाम दिए थे जो अननोन थे, ठीक है ना। बट आज के टाइम में अगर तुम इन नाम को दोबारा से देखोगे तो ये आपको ऐसे नाम दिखेंगे कुछ। एक का बोरोन को आज के टाइम पे बोलते हैं स्कैंडियम। क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं हुआ, ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये है स्कैंडियम और ये है अपना गैलियम, एल्यूमिनियम, आज के टाइम का जो एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हो चुका है, ठीक है। और ये है अपना जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। जो मैंडलीव ने दिया था उसका नाम था एक का बोरॉन। तो इनको जो मास मिला था वो मिला था कुछ 44 के आसपास, जो आज भी 44 है इसका, ठीक है। एक का एल्यूमिनियम का इन्होंने बोला था कुछ 68 के आसपास, जो आज भी 68 है, ठीक है। एक का सिलिकॉन विच इज जर्मेनियम, इनका इन्होंने बोला था 72, जो आज भी 72, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी बता दी थी, सब कुछ बता दिया था, बस एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुआ, मतलब प्रेजेंट नहीं था उनके टाइम पे, और उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ पता था। ये बहुत बढ़िया इनका डिस्कवरी था जो इन्होंने अपने लिए जगह छोड़ दी, और बाकी किसी भी जितने भी प्रीवियस डिस्कवरी या मैंडलीव क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की गई, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था सिवाय मैंडलीव के। मैंडलीव ने ये किया था। मैंडलीव का सबसे बेसिक लॉ क्या था? सबसे पहले अपन ने क्या देखा था कि सर इसका बेसिक था एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर। तो मास नंबर का अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर था। क्या था? इंक्रीजिंग, मतलब हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ रहा है, लिथियम का बेरिलियम, बेरिलियम का बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन। तो आप देखोगे बढ़ता क्रम है, मतलब 1 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 10, ऐसा समथिंग बढ़ता हुआ जा रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब मास बढ़ता हुआ जा रहा है।
बट ये लॉ ब्रेक कहाँ पे हुआ था, ये लॉ ब्रेक हुआ था, आपको यहाँ पे देख पाओगे, कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट का 58.9 है और निकेल का है 58.7। सर ये 58.9 इज ग्रेटर देन 58.7 से, तो यहाँ पे लॉ ब्रेक हुआ है। दूसरा, आप अगर देखोगे आयोडीन और टेलुरियम पे, तो टेलुरियम का 128 है और आयोडीन का 127 है, विच इज ऑल्सो ब्रेकिंग द लॉ ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडली खुद ही अपने लॉ तोड़ रहे थे, पर उन्होंने इसी बेसिस पे रखा था, किंग ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेसिस पे, तो उन्होंने ये रखा तो सही था, और उनका बेस क्या था, बेस था एटॉमिक मास नंबर, वही गलत हो गया था थोड़ा सा। तो टेलुरियम का 128 है और आयोडीन का 127 है। ठीक है, तो देखो 128 बड़ा है 127 से, बट ये 128 पहले आ रहा है 127 से, तो यही इनके ब्रेक का सबसे, इनके मेनली मेनली पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा डीमेरिट हो गया। तो डीमेरिट देख लेते हैं, डीमेरिट कुछ नहीं, डीमेरिट डीमेरिट क्या था, some elements does not follow atomic mass number as per मेंडलीव। मेंडलीव ने जो लॉ बनाया था उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जैसे मैं भी आपको बताया था, लाइक कोबाल्ट एंड निकेल। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो, कोबाल्ट को पहले रखा गया है निकेल से, कोबाल्ट पहले रखा गया है निकेल से, क्यों, निकेल का है 59 या 58.9, और यहाँ पे जो दिया एग्जैक्ट वैल्यू ले लें 58.7, बट एज पर इसको पहले रखना चाहिए था। इसको कैसे मैंडलीव के द्वारा कैसे बताया गया, निकेल और कोबाल्ट ऐसे आना चाहिए था, पर एक्चुअल में ऐसे रखा था उसने, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन, कांट एक्सप्लेन दिस पेयर। ठीक, ऑल्सो तो सेकंड पेयर कौन सा था, सेकंड पेयर आयोडीन टेलुरियम वाला था। सेकंड पेयर कौन सा था, आयोडीन, आयोडीन एंड टेलुरियम। टेलुरियम का 128 है, इसका 127 है, बट इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि इन दोनों के बीच का नेट और मतलब सेम यही कंडीशन है इसके साथ। ठीक है, तो ये यही सबसे बड़ा डिमेरिट इसका यही हो गया, और इसी का फायदा उठाया था मोस्ले ने, इसी का फायदा उठाया था किसने, मोस्ले ने। फिर मोस्ले ने ये बोला कि नहीं, अगर आप किसी को मास के बेसिस पर रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, तो मोस्ले ने इसी का फायदा उठाया। मोस्ले ने बोला कि नहीं, द एलिमेंट्स अच्छा, उसका एक पॉइंट और था डिमेरिट में, डिमेरिट में एक पॉइंट और देख लेते हैं उसका। सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि उसने हाइड्रोजन को दो जगह रखा था, उसने हाइड्रोजन को दो जगह प्लेस किया था, दो ग्रुप में। सेकंड पॉइंट, he cannot explain the position of हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो आज भी सर फर्स्ट ग्रुप में रखा गया और उसमें मेनली भी नहीं, नहीं नहीं, वो थोड़ा सा गलत है। उसने बोला था कि हाइड्रोजन हाइड्राइड होंगे, हाइड्राइड कौन होते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये होते हैं कि, तो ये उसने बोला था। तो एज पर मेनलीव हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का भी पार्ट है, फर्स्ट ग्रुप का भी पार्ट है, ठीक है, और क्लोरीन फैमिली का भी पार्ट है हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप एंड हेलोजन फैमिली, जो आज के टाइम अपनी क्या है, हेलोजन फैमिली। ठीक है, विच इज सेवंथ। ठीक है, सेवंथ पार्ट है। ठीक है, सेवंथ ग्रुप बोल सकते हैं, सेवंथ ग्रुप। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी एक एलिमेंट दो ग्रुप में कैसे रह सकता है, तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो फर्स्ट ग्रुप में और सेवंथ ग्रुप में कैसे रह सकता है, तो ये भी एक सबसे बड़ा डिमेरिट था। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं अपन मोजले पर। मोजले का लॉ, इन्होंने बहुत सिंपल दिया था, इन्होंने बस उनके वाइब्रेशन के आधार पर किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट
आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने ये वाला उल्टा चेंज कर दिया, इन्होंने बोल दिया था, मेंडलीव ने बोला था एटॉमिक मास है उनका पीरियोडिक फंक्शन, मतलब वो उनको जो रखा जाएगा उसका मेन जो पॉइंट होगा, जो बेसिक पॉइंट होगा वो एटॉमिक मास होगा। पर मोजले ने क्या बोला, नहीं हम एटॉमिक नंबर मानेंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने कुछ सिंपल सा फॉर्मूला दिया था डायरेक्ट, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फ्रिक्वेंसी दी थी इन्होंने, इसको न्यू बोलते हैं अपन, इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। सर ये न्यू क्या है, तो न्यू है अपना फ्रिक्वेंसी, क्या है फ्रिक्वेंसी, और जेड क्या है, इसको चार्ज बोलते थे उस टाइम पे, क्या बोलते थे, चार्ज। और आज के टाइम पे क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक। सर आप तो एटॉमिक नंबर उसने बोल रहे थे, मोजले ने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर तो वो आज पे बोल रहे हैं, आज समझने के लिए, पर उस टाइम पे उसने वो कुछ और वर्ड यूज किया था कि नहीं नहीं वो एटॉमिक मास नहीं हो सकता, दूसरा कोई चीज हो सकता है जिसको हम आज एटॉमिक नंबर से जानते हैं, ठीक है। सर ए क्या है, ए एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। सर सिग्मा क्या है, सिग्मा बहुत बढ़िया चीज है। ये उन्होंने देखो, उन्होंने बी बोला था, क्या बोला था, बी, और उनको आज उसको चेंज करके मॉडिफाई करके मोजले की पीरियड टेबल को ही मॉडिफाई करके आज उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। चलिए चलिए अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक, जो मॉडर्न पीरियड लॉ था उसी के बेस पर अपनी मॉडर्न पीरियड टेबल क्लासिफाई की गई थी और बनी थी। तो इसका लॉ क्या था, द फिजिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of atomic ठीक है ना। ये बनाया किस किसने था, तो जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन थे, एक तो था बोहर, एक था वर्नर, और एक था बरी। ये तीन चार साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। behind the modern period table, behind the modern periodic table। ये तीन चार साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया था, बोहर, बर्नर और बरी, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियड टेबल आपने सभी ने देखी, मॉडर्न पीरियड टेबल दिखती कैसी होती कैसी, बस उसी के अपन कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नहीं उसको देख लेते हैं, उसके पॉइंट क्या है, मेन मेन पॉइंट क्या है। तो इन सभी ने ये डिसाइड किया था कि हम पीरियड टेबल को 7 पीरियड्स में, कितने पीरियड्स, 7 पीरियड्स में डिसाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, और ग्रुप्स होंगे, अच्छा 7 पीरियड्स कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 और 7, रोमन लेटर में कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप कितने थे, टोटल ग्रुप इन्होंने बोले थे 1 2 से लेके 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, मतलब टोटल कितने ग्रुप बनाए थे इन्होंने, 80। कितने ग्रुप बनाए थे, 18 ग्रुप इन्होंने क्लासिफाई किए थे, ठीक है। और इन्होंने कुछ ब्लॉक भी दिए थे,
ब्लॉक दिए थे, टोटल 4 ब्लॉक दिए थे। कौन कौन से दिए थे सर? एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है, एस पी डी एफ, ठीक है। इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ बताई थी, इन्होंने पूरा क्लासीफाई कर दिया था बहुत अच्छे से, माइनर लेवल पे बता दिया कि इस टाइम तक अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा था मॉडर्न पीरियड टेबल का बेस बनाने में। चलिए, अब मॉडर्न पीरियड टेबल्स के आगे अपन इसका मॉडर्न पीरियड टेबल अपन देखेंगे, फिर उसके बाद अपन और भी पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है, कि सर उनका फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर उन कुछ 118वां एलिमेंट का नाम क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए ठीक है, थैंक यू।